नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है दोस्तों डेविस के अपरदन चक्र की संकल्पनाएं एवं नवोन्मेष, और इसके साथ में फेंग का भी अपरदन चक्र देखने वाले हैं। सभी के बारे में जितने भी सभी क्वेश्चन इसमें लिया गया है दोस्तों, एक एक करके सभी का व्याख्या सहित क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चार इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और सही कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या दिया है? धरातल। और सूची सेकंड में क्या दिया है? प्रस्तुतकर्ता। अर्थात किस भूगोलवेत्ता ने धरातल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो वही हमें मिलान करना है दोस्तों। जैसे डेविस ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है, किम्मे ने कौन सा शब्द प्रयोग किया, किंग ने कौन सा शब्द प्रयोग किया और फेंक ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है। तो एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, अगर हम संप्राय मर्दान दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं पैन प्लेन जो शब्द है दोस्तों, ये किसने प्रयोग किया था? तो क्रिक में या इसी में, ऐसे क्रिक हो दोस्तों, ये है क्रिक में या क्रिक में, इसी को क्रिक में कहते हैं। तो पैन प्लान जो दोस्तों है, पैन प्लान, ये क्रिक में ने इस शब्द का प्रयोग किया था धरातल के लिए। समतल धरातल, ये सभी जो शब्द हैं दोस्तों, ये धरातल के लिए यूज किए गए हैं, समतल धरातल के लिए। और जबकि ये अपरदन चक्र जब सिद्धांत बना रहे थे सभी लोग दोस्तों, जैसे सर्वप्रथम हट्टन ने बताया कि जो पृथ्वी का धरातल है उसका ना आदि का पता है और ना अंत का पता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हट्टन महोदय ने ऐसा बताया। आगे चल के 1799 ईस्वी में, कब दोस्तों? तो 1799 के बाद 1899, तो हट्टन ने 1775 से 1799 के बीच में ऐसा यानी कि अर्थात दोस्तों अपरदन चक्र के बारे में थोड़ा बहुत सोचा था। आगे चलकर 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद दोस्तों कौन पैदा होते हैं अमेरिका में? डेविस महोदय पैदा होते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम, अर्थात डेविस महोदय ने अपरदन चक्र का, भौगोलिक अपरदन चक्र शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। किसने? डेविस महोदय ने। फिर क्या होता है, जैसे ही डेविस महोदय इस अपरदन चक्र से संबंधित सिद्धांत देते हैं, इन सिद्धांतों में अर्थात अपरदन से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आने लगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आए, जिसमें क्रिकमे, किंग, फेंक, इन सभी का सिद्धांत दोस्तों आता है। तो बात कर लेते हैं, पैन प्लेन शब्द जो है धरातल के लिए किसने प्रयोग किया? क्रिकमे ने। और पेडी प्लान शब्द किसने प्रयोग किया दोस्तों? तो पेडी प्लान जो है वो किंग ने प्रयोग किया। और संप्राय मैदान किसने प्रयोग किया शब्द धरातल के लिए? डेविस ने। और इंड्रफ जो है दोस्तों धरातल के लिए फेंक ने प्रयोग किया। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा, सी का पहला, ए का दूसरा देख लेते हैं, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला दोस्तों, सी का पहला। तो ऑप्शन इसमें बी आपको दिख रहा होगा, सी का पहला और चौथे का चौथा ही करेक्ट आंसर है। अभी हम इसका दोस्तों जो यहाँ पे है, ये जैसे पेंक से संबंधित और डेविस से संबंधित और डेविस से संबंधित जो सिद्धांत है, एक एक करके पूरा चित्र वाइज हम अभी व्याख्या करेंगे आगे दोस्तों। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर ये पूरा लेक्चर, ये पूरा प्रैक्टिस सेट लगा ले रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अपरदन के सिद्धांत से, ठीक है। एक भी, चाहे निक पॉइंट क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, और अपस्तिवी, और उसके बाद प्राइमर क्या शब्द है। तो इन सभी शब्दों के बारे में आगे चल के दोस्तों एक एक करके अभी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा लेक्चर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृत संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? जो स्थलाकृत संरचना है दोस्तों, स्थलाकृत संरचना जैसे पहाड़, घाटी, पहाड़ हो गए, घाटी हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, ये सब स्थलाकृत संरचना है दोस्तों, ठीक है। तो स्थलाकृत संरचना किसने कहा कि प्रक्रम और अवस्था, अर्थात
फेज और फंक्शन, प्रक्रम का इंग्लिश होता है फंक्शन। तो फेज और फंक्शन का एक फल है, अर्थात फल है स्थलाकृत। फेज और फंक्शन का फल है क्या? स्थलाकृत संरचना। दोस्तों किसने कहा? तो WM डेविस ने कहा था। किसने कहा था? WM डेविस ने कहा था। इसे दोस्तों दिमाग में छाप लीजिए कि इसी को क्या कहा गया है दोस्तों। और जो डेविस का सिद्धांत है दोस्तों, अपर्दन चक्र सिद्धांत, इसी कारण अर्थात स्थलाकृत संरचना, प्रक्रम और अवस्था, इसमें तीन चीजें मिलके बन रही हैं। ठीक है, ये परिभाषा बन रहा। इसी कारण इसे डेविस का त्रिकूट, क्या क्या दोस्तों, डेविड का त्रिकूट भी कहा जाता है। क्या? स्थलाकृत संरचना, प्रक्रम और अवस्था का फल है ये, इसे डेविड का त्रिकूट भी कहा जाता है। ठीक है। डब्लू पेंक जो है दोस्तों, ये भी किससे संबंधित है? अपर्दन चक्र से ही संबंधित है। और क्रिकमे भी अपर्दन चक्र से ही संबंधित है। और स्ट्रालर ये भी अपर्दन चक्र से ही संबंधित है। आगे इनका भी हम चर्चा करेंगे। जैसे क्रिकमे ने क्या, पेनी प्लान दोस्तों, किसने संप्राय मैदान को के लिए शब्द प्रयोग किया? पेनी प्लान। तो पेनी प्लान किसने किया? क्रिकमे ने प्रयोग किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी समतलन की, क्या? नदी समतलन की 1933 अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो CA कॉटन, वान रिथोफेन, क्रिकमे, अल्फ्रेड वान वेगनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों 1933 में नदी समतल से संबंधित, अर्थात जब नदियां धीरे धीरे क्या होता है, अपने जीवाण अवस्था को अर्थात पौणावस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात दोस्तों वो उसके बाद उसका जो है अपर्दन नहीं होता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है नदी का कि गहराई में अपर्दन होता ही नहीं। तो इसीलिए जब अपर्दन नहीं होता है उसी को नदी समतल कहा जाता है। तो ऐसी अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों क्रिकमे ने ऐसी संरचना के लिए या ऐसे नदी समतल के लिए क्रिकमे ने अवधारणा प्रस्तुत किया था। या नदी का अपर्दन चक्र, क्या? नदी का अपर्दन चक्र जो संबंधित शब्द है वो क्रिकमे ने ही दोस्तों बताया था। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है नतिलंब, बी है नति, सी है अपनति और डी है दोस्तों मुक्त फलक। तो बात कर लेते हैं आनत शैल स्तर। तो आनत शैल स्तर, शैल मतलब दोस्तों पर्वत। तो पर्वत में जो पत्थर में जो स्तर ऐसे पाए जाते हैं, अर्थात लेयर जो होते हैं, उन्हीं को शैल स्तर कहा गया दोस्तों। तो उन्हीं लेयरों में क्षैतिज रेखा की दिशा में कुछ रेखाएं पाई जाती हैं। ऐसे क्षैतिज दिशा में उनको क्या कहा जाता है? उन्हें नतिलंब कहा जाता है। क्या? नतिलंब कहा जाता है। क्यों नत क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये 90 अंश के कोण से थोड़ा झुकाव इनका होता है दोस्तों। क्या? 90 अंश के कोण से इनका झुकाव होता है, जिसके कारण इन्हें नतिलंब कहा जाता है। अगर ये झुकाव ना होता तो इन्हें नति कहा जाता। नत का शाब्दिक अर्थ होता है 90 अंश या समकोण दोस्तों। अपनति जब दूर यानी कि 90 अंश से अधिक यानी अधिक कोण बनाए, इधर जो कोण बनाए दोस्तों 90 से अधिक कोण, उसे अपनत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अंता समुद्री कैनियन के उद्गम पर अबिलता धारा सिद्धांत का विद्वान प्रतिपादन कौन है? अर्थात अंता समुद्री कैनियन जो है दोस्तों के उद्गम के लिए जो सिद्धांत दिया है, तो वो कौन सा वैज्ञानिक है? सलीन, ग्रिगारी, डेली, हैरी हेस। तो जो है इसका इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी। डेली महोदय ने दोस्तों, डेली महोदय ने ही महाद्वीपीय फसलन सिद्धांत दिया था। ठीक है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली महोदय ने पर्वत के निर्माण के लिए दिया था दोस्तों। तो उसी में अंता समुद्री कैनियन के उद्गम के लिए ऐसा सिद्धांत डेली महोदय ने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है। हैरी हेस दोस्तों, हैरी हेस ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित है। हैरी हेस किससे संबंधित है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक में क्या दिया है? किताबें का नाम दिया गया। दूसरी तरफ क्या दिया है? दूसरी तरफ दोस्तों दिया है सूची,
ठीक है। तो एक में किताबों का नाम, दूसरी तरफ लेखकों का नाम। ए में क्या दिया है, मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। तो मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ जो है ये किसने लिखा है दोस्तों, मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, तो किंग महोदय ने। क्या, ए का डी दोस्तों, एल.सी. किंग महोदय ने मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ लिखे हैं। और प्रिंसिपल ऑफ द फिजिकल जियोलॉजी किसने लिखा है, तो इसे होम्स महोदय ने लिखा है कि संवहन तरंग सिद्धांत जो दिए हैं दोस्तों होम महोदय ने, तो होम्स महोदय ने इसी बुक में प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत ही जियोलॉजी के अंतर्गत ही संवहन तरंग का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अगला जियोमार्फोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है, यह भी आप मिलान कर लेते हैं दोस्तों। तो स्पार्कर, जियोमार्फोलॉजी किसने, स्पार्कर ने। और प्रिंसिपल ऑफ जियोमार्फोलॉजी किसने, डब्ल्यू डी थार्नबरी ने दिया था। तो ए का चौथा दोस्तों, ए का चौथा, और बी का कौन सा है, बी का ए है। तो ए का चौथा और बी का आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन आगे दिया है, ए का चौथा और बी का फर्स्ट। ए का चौथा है दोस्तों, बी का फर्स्ट है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन और सी का क्या था, बी था, सी का दूसरा था। ऑप्शन इसमें दूसरा दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगला बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा है अपर्दन की सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी, डेविस डब्ल्यू.एम., फ्रैंक डब्ल्यू और स्ट्राहलर ए और थार्नबरी डब्ल्यू.डी। तो जो दोस्तों अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा, यहाँ जो शब्द है सामान्य चक्र की अवधारणा किसने दी थी, यही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो किसने दी थी, डेविस के तो किसने दी थी दोस्तों, सामान्य चक्र का अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा किसने दिया था, डेविस डब्ल्यू.एम. ने दिया था दोस्तों। क्या, डेविस डब्ल्यू.एम. ने दिया था। और इसी का संशोधन रूप कौन प्रस्तुत करते हैं, फ्रैंक डब्ल्यू। इन्होंने अपर्दन चक्र जो है 3 अवस्थाओं में माना है। कौन, प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय अवस्था। ऐसा ये फ्रैंक डब्ल्यू जो है दोस्तों, इन्होंने फेज को नहीं माना है, इसके स्थान पर ढाल से संबंधित शब्द दिए हैं। अभी हम आगे इसका चर्चा करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कालावधि को भू आगृत विज्ञान का स्वर्णिम युग कहा जाता है। 1875 से 1920, 1825 से 1875, 1920 से लेके 1965 और 1970 से लेके 2010। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन ए है दोस्तों। 1875 से लेके 1920 के ईस्वी को स्वर्णिम युग कहा जाता है, भू आकृत विज्ञान का स्वर्णिम युग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संदर्भित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भूदृश्य संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है, तो ये दोस्तों डेविस का है। पीछे ही हमने इसका अध्ययन देखिए कितनी बार आया है दोस्तों, टीजीटी, पीसीएस, पीजीटी, नेट जेआरएफ, ये हर जगह आया है दोस्तों। ये बाराती का दुल्हा है, जैसे एग्जाम दोस्तों बाराती अगर बोल दें, बाराती है तो उसके जो दूल्हे जाते हैं तो दुल्हा मान लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, तो ये दुल्हा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाराती का, तो इसी तरीके से हर एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भूदृश्य संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है किसने, तो डेविस ने ऐसा बताया था। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अपर्दन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, डेविस ने, पावेल ने, हट्टन ने या पेंक ने। तो निम्नतम स्तर की संकल्पना दोस्तों कौन, अपर्दन से संबंधित। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों पावेल। क्या, पावेल दोस्तों, दिमाग में छाप लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर्दन के निम्नतम स्तर की संकल्पना, क्या, निम्नतम स्तर की संकल्पना अर्थात निम्नतम स्तर का सिद्धांत किसने दिया, तो पावेल महोदय ने दिया था। किसने दिया था, पावेल महोदय ने दिया था दोस्तों। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो निम्नतम स्तर की संकल्पना के बारे में सॉरी दोस्तों, तो इसमें जो निम्न स्तर अर्थात जो नीचे से एकदम संप्राय मैदान जब प्राप्त हो जाता है, तो उसी ऐसा अवधारणा, ऐसा उद्देश्य किसने माना, पावेल महोदय ने माना। और वाल्टर पेंक ने
जलीय स्थलाकृत के निर्माण एवं विकास से संबंधित अपर्दन चक्र के सिद्धांत और तथा ढालों के विकास से संबंधित ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, तो फेंक ने दिया था, ठीक है। और पावेल जो है दोस्तों, ये पावेल जो है दोस्तों, ये सरिता अपर्दन की अंतिम सीमा, क्या सरिता अर्थात नदी अपर्दन से संबंधित सिद्धांत इन्होंने निम्नतम स्तर का सिद्धांत दिया था पावेल महोदय ने। और हट्टन ने दोस्तों, हट्टन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हट्टन एक रूपतावाद के सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है, हट्टन महोदय। वैसे तो ये जलवायु वैज्ञानिक थे, ठीक है। और डेविस भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात अपर्दन का भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन कौन करता है, तो डेविस महोदय। फैंक महोदय जो है दोस्तों, फैंक किससे संबंधित है, तो जलीय स्थलाकृत, क्या जलीय स्थलाकृत से संबंधित है फैंक महोदय, अपर्दन चक्र देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है। अपलेशियन उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार, सुंदरवन और मैकाल श्रेणी। इसमें जो दोस्तों बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है, सुंदरवन है। कौन सा है, सही ऑप्शन सुंदरवन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो इसकी व्याख्या आप समझ, पहले तो क्वेश्चन दोस्तों डिकोड करते हैं, इसमें इसका अर्थ क्या है, जैसे बहुचक्रीय भूदृश्य क्या है, तो ये पहले वर्ड बहुत समझना जरूरी है, बहुचक्रीय भूदृश्य, ठीक है। अगर सविंदर सिंह की बुक आप पढ़े होंगे दोस्तों तो ये आप समझ जाएंगे बहुचक्रीय भूदृश्य, लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। जैसे जलीय अपर्दन चक्र में व्यवधान और नवोन्मेष के कारण किसी प्रदेश में कई अपर्दन चक्रों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उस प्रदेश की स्थलाकृति में कई नवीन स्थल उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपर्दन चक्र चल रहा है, ठीक है। इसका मान लीजिए कोई पहाड़ एक मिनट दोस्तों फिर से बताते हैं। एक पहाड़ दोस्तों इस प्रकार से था, ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन इसका अपर्दन होके ऐसे हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से रेखा बनता, उसके पहले ऐसा रेखा बनता था, लेकिन अपर्दन होते होते निम्न स्तर ऐसा प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो बार बार ऐसी क्रिया चलती रही, जिसके कारण नवीन स्थल प्राप्त हो जाते हैं, जैसे इस प्रकार से दोस्तों, ऐसे नवीन स्थल प्राप्त हो जाते हैं। तो यही क्या है, यही बहुचक्रीय भूदृश्य है, क्या, क्योंकि बार बार इसमें अपर्दन हो रहा है, इसीलिए इसे बहुचक्रीय, बार बार चक्रों में इसका अपर्दन हो रहा है, इसीलिए बहुचक्रीय। अब भूदृश्य का मतलब उस स्थल का दोस्तों, ठीक है, उस स्थल का बार बार बहुचक्रीय रूप में बहुत बार में बहुत चक्र में अपर्दन हुआ है, जिसके कारण उसे बहुचक्रीय भूदृश्य कहा गया। तो इसमें सुंदरवन जो दोस्तों है इसका सही उदाहरण है। अब बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण बात कर लेते हैं, तो उदाहरण अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, जैसे युगल वेदिकाएं, उत्थित संप्रदाय मैदान और निक पॉइंट, उसके बाद बहुमंजिली घाटी, ये सब संबंधित है बहुचक्रीय भूदृश्य के उदाहरण है दोस्तों। और ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में संकल्पना अर्थात सिद्धांत दिया गया है और सूची सेकंड में दोस्तों प्रतिपादन किया गया है, उसी से संबंधित है, लेकिन इसमें कुछ अंतर हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं पेनी प्लान, क्या पेनी प्लान शब्द दोस्तों किसने प्रयोग किया था, तो पेनी प्लान जो शब्द है दोस्तों डेविस महोदय ने, किसने, डेविस महोदय ने, ठीक है। या अगर इसमें दोस्तों संप्राय मैदान होता तो संप्राय मैदान जो होता वो सही आंसर होता, लेकिन पेनी प्लान जो है, पेनी प्लान भी इसके लिए सही है दोस्तों। आधार तल दूसरा है, आधार तल पावेल महोदय ने, क्या, निम्नतम जो स्थल, निम्नतम तल का जो सिद्धांत दिया है पावेल महोदय ने। महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर महोदय ने। प्लेट विवर्तकी दोस्तों हैरी हेस ने। तो ए का 4 और बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें दोस्तों सी, करेक्ट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने उच्चावच के प्रदर्शन हेतु ब्लॉक डायग्राम तकनीक का प्रतिपादन किया था। W.D. थॉर्नबरी, A.K. लोवेक और W.M. डेविस, G.K. गिलबर्ट महोदय। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसने दिया था ऐसा, तो उच्चावच, क्या उच्चावच के प्रदर्शन हो तो सर्वप्रथम, अगर क्वेश्चन अपर्दन से संबंधित है दोस्तों, क्या अपर्दन भौगोलिक अपर्दन चक्र से संबंधित है, तो उसमें आप ये मान के चलिए जो ग्राफ सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्लॉक डायग्राम, वो किसने, W.M. डेविस ने उपयोग किया था। अभी हम आगे इसका दोस्तों ग्राफ भी देखने वाले हैं, ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला बात करते हैं
क्वेश्चन कह रहा है अपरदन के द्विवेशन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है दोस्तों? द्विवेशन चक्र, ठीक है। तो बाढ़ मैदान, पन मैदान, पेनी प्लान, बाजरा और डेल्टा मैदान, ठीक है। तो अपरदन के लिए दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन इसमें क्या पेनी प्लान जो शब्द है दोस्तों, पेनी प्लान, यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में बताया कि जब समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है, अर्थात जितने भी है स्थलखंड वो निम्न उच्चावच वाले हो गए हैं दोस्तों। पहले इनकी संरचना ऐसे थी, बाकी अपर्दन होके इस प्रकार से इनका अर्थात अंतिम रूप में इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यही क्या है, निम्न उच्चावच वाला, जिस पर नदियां मीनांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। इस लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लान नाम दिया है दोस्तों, ठीक है। तो द्विवेशीन जो चक्र है वो पेनी प्लान, ठीक है, अर्थात अंतिम जो अवस्था प्राप्त होती है समतल, उसे पेनी प्लान कहा जाता है। और मीनांडर दोस्तों, मीनांडर जो है कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये नदी है दोस्तों, ऐसे बह रही है, वो ऐसे बहने लगेगी। तो यही जो स्थलाकृति है दोस्तों, ये इतना बीच, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, मियांडर कहा जाता है दोस्तों, इसी को मियांडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपरदन चक्र की तरुणा अवस्था की विशेषता नहीं है? शीर्ष अपरदन, घाटी का गहरा करना, घाटी का चौड़ा करना और जल गर्ती का वेधन दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो कह रहा है, कौन सा सामान्य अपरदन चक्र की तरुणा अवस्था, क्या तरुणा अवस्था की विशेषता नहीं है? तो घाटी का चौड़ा करना, क्या घाटी का चौड़ा करना जो है दोस्तों, ये तरुणा अवस्था का विशेषता नहीं है दोस्तों। ये घाटी का जो चौड़ा करना है दोस्तों, ये पौणावस्था का विशेषता है। क्या पौणावस्था, अर्थात जब पौणावस्था प्राप्त कर लेता है, पौणावस्था दोस्तों, पौणावस्था जब प्राप्त कर लेता है कौन, नदी, तो क्या होता है उसके पार्श्व में, अर्थात गहराई में, फिर गहराई में दोस्तों क्या नहीं होता है, अपरदन नहीं होता। जब गहराई में अपरदन रुक जाता है तो उसके पार्श्व में अर्थात बगल में अपरदन शुरू हो जाता है, जिससे जो नदी की घाटी है दोस्तों वो चौड़ी होने लगती है। तो ये जो तरुणावस्था का उदाहरण नहीं है घाटी का चौड़ा करना दोस्तों, ठीक है, ये पौड़ा अवस्था की। अब आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिए, क्या अब शीर्ष अपरदन, घाटी का गहरा करना और जल गर्तिका का वेधन, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? तो तरुणावस्था या पौर्णावस्था के ये उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण भी आप दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। अपरदन, शीर्ष अपरदन, घाटी का गहरा करना और जल गर्तिका किसके उदाहरण है? तरुणावस्था के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित स्थल रूपों में कौन सा उत्पत्ति में बहुचक्रीय है? हिमज गहरा, विसर्प, अर्ध कार्तिक, विसर्प, यारडांग, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं इसमें। इसका करेक्ट जो आंसर है बहुचक्रीय है, अर्ध कार्तिक विसर्प जो है दोस्तों, ये बहुचक्रीय स्थलाकृत का उदाहरण है। और बहुचक्रीय स्थलाकृत का उदाहरण और कौन कौन से है बता देते हैं दोस्तों, दिमाग में छाप लीजिए। निक पॉइंट, घाटी के अंदर घाटी, और नदी वेदिकाएं, अर्ध कार्तिक विसर्प जो इसका सही आंसर है, और उत्थित संप्राय मैदान जो है दोस्तों, ये सब बहुचक्रियों के उदाहरण है। तो ये सब अपरदन से संबंधित है, इसे दिमाग में दोस्तों जरूर छाप लीजिएगा, क्या दिमाग में जरूर छाप लीजिए। अर्ध कार्तिक विसर्प, निक पॉइंट के बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और नदी वेदिका, घाटी के अंदर घाटी, ये किसके उदाहरण है? बहुचक्रीय चक्र के उदाहरण है दोस्तों, बहुचक्रीय उपक्रम के उदाहरण है। घाटी के अंदर घाटी, ठीक है, घाटी के अंदर घाटी किसके उदाहरण है? बहुचक्रीय का उदाहरण है, अपरदन से संबंधित। 2 सूची दिए गए हैं और सुमेलित करना है, देख लेते हैं। CH क्रिकमे ने क्या दिया था, और CLC किंग ने, और MF थॉमस ने, और WM डेविस ने क्या क्या दिया है दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो पैन प्लान, क्या पैन प्लान और पेनी प्लान, ये दो दोस्तों अलग अलग है, देख लीजिए। पेनी, पैन और पेडी, ये सब अलग अलग है, और यहीं पे आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। जैसे क्रिकमे ने क्या दिया था? पेनी प्लान दोस्तों, क्रिकमे ने पेनी प्लान, और दोस्तों किंग पेडी प्लान, किंग ने क्या दिया था? पेडी प्लान। और डेविस ने पैन प्लान,
पेन प्लेन, और एम एफ थॉमस ने एच प्लेन। ठीक है, तो ये सब समतल समतल धरातल के उदाहरण है दोस्तों। ये समतल धरातल के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। अर्थात एच प्लेन किसने प्रयोग किया था? तो थॉमस ने दोस्तों। क्रिकमे ने पेनी प्लेन, और किंग ने पैन प्लेन, और पेडी प्लेन किसने किया था? पेडी प्लेन दोस्तों, तो किंग ने। और पेन प्लेन डेविस ने। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? पेन, पेनी, पेडी, एच प्लेन। ठीक है, तो दोस्तों जो पेन है, क्या पेन 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 जो होता है, पेन डेविस से, ऐसे याद रखिए, पेन जो है डेविस, और पेनी जो है दोस्तों, पेनी जो है वो क्रिकमे। ठीक है, और किंग ने पेडी, क्या पेडी प्लान दिया था, किंग ने पेडी प्लान दिया था। अगला को, और इसका मिलान कर लेते हैं दोस्तों, सही मिलान। तो 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन इसका अगर मिलान करते हैं, ए का थर्ड, ए का पेन, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हमने आपको गलत बता दिया है। इसका जो आप भी दिमाग नहीं लगाएं। देखिए, क्रिकमे जो है पेन प्लेन से संबंधित है, क्या पेन प्लेन से, और जो डेविस है पेनी प्लेन से है, किंग जो है दोस्तों पेडी प्लेन से है, और थॉमस जो है एच प्लेन से। इस प्रकार से पहले का तीसरा इसमें ऑप्शन तीसरा, इसका बी ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित स्थल रूपों में कौन सा बहुचक्रीय उद्योग का उदाहरण नहीं है दोस्तों? सर्क, अर्ध कार्तिक विसर्प, अंधी घाटी, या निक बिंदु। तो ये क्या बहुचक्रीय का उदाहरण नहीं है? बहुचक्रीय अपर्दन चक्र का उदाहरण नहीं है। तो निक पॉइंट दोस्तों है, अर्ध कार्तिक भी है, अंधी घाटी भी है, लेकिन सर्क जो है ये उदाहरण नहीं है किसका? बहुचक्रीय उद्योग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए बोले हैं अगर अपर्दन चक्र पढ़ रहे हैं तो सब कुछ याद रखिए दोस्तों। क्या आप जितने भी चीज़ें बता रहे हैं आप जरूर याद रखिए। नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये नदी जीवन के पूर्ण चक्र के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, नदी जीवन के, तो WM डेविस ने नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। और जेम्स हट्टन जो है दोस्तों, इन्होंने एक रूपता, अपर्दन चक्र का एक रूपता का सिद्धांत जेम्स हट्टन ने दिया था। ठीक है, किंग महोदय ने भी अपर्दन किससे, कौन, सरिता अपर्दन से संबंधित सिद्धांत दिया था। किसने? तो LC किंग महोदय ने दिया था। आगे बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है, जो अंततः एक निम्न आकृत विहीन मैदान में परिणत में जाता है। उक्त उदाहरण संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। डब्लू पेंक, CH क्रिकमे, WM डेविस, और चौथा है LC किंग से। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों कह रहा है एक उत्थित भूखंड, अर्थात ये इस प्रकार से उठा हुआ एक भूखंड है। क्या? एक भूखंड है दोस्तों। ठीक है, तो ये भूखंड निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरित होता है। निर्माणक प्रक्रम अर्थात अपर्दन चक्र दोस्तों। क्या? अपर्दन चक्र के कारण इसका आकार कुछ इस प्रकार से, इतना घटके इतना हो जाता है। पहले इस आकार में था, अब घटके इस आकार में हो गया, जो अंततः एक निम्न आकृत विहीन मैदान में परिणत हो जाता है। अंत में कुछ इस प्रकार से एक मैदान बना लेता है। तो उक्त उदाहरण संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी जो दोस्तों है, WM डेविस जो है, WM डेविस ने ही इस प्रकार का वक्तव्य या कथन दिया था। अगला दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर्दन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए दोस्तों। जैसे अपर्दन का भौगोलिक चक्र WM डेविस, तो ये भी सही है। पेडी प्लेनेशन का चक्र दोस्तों, ये किंग महोदय, क्या किंग महोदय जो संबंधित है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अर्थात ये भी गलत नहीं है। समाना का अपर्दन चक्र, तो M मोरिसावा इसको दिया, यही दोस्तों इसका करेक्ट गलत आंसर है, अर्थात इसका सही आंसर यही है। ये गलत सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें तो समाना का अपर्दन चक्र थॉमसन ने, किसने? थॉमसन ने दिया था। और
सोडिक अपर्दन चक्र M.A. सुम ने दिया था, M.A. सुम महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपर्दन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला है तो डेविस महोदय बहुत बार दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा। अगर कह रहा है अपर्दन चक्र पर, क्या अपर्दन चक्र पर, तो जेम्स हट्टन इसका सही आंसर है। क्या सर्वप्रथम अगर किसने दिया था तो जेम्स हट्टन ने दिया था दोस्तों, अपर्दन चक्र की संकल्पना पर प्रकाश डाला था और इसने कहा था कि धरातल का ना आदि का पता है ना अंत का पता है, ठीक है, ऐसा शब्द दिया था। एक तरफ दो सूची है, एक तरफ सूची फर्स्ट में विद्वान और सूची सेकंड में स्थलाकृत या धरातल के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो दिया गया है। तो डेविस, क्या दोस्तों, डेविस महोदय ने पेनी प्लान, क्या पेनी प्लान डेविस महोदय। पेंक ने क्या दिया था, पेंक महोदय ने दोस्तों तो इंड्रफ, क्या इंड्रफ दो है दोस्तों। और पेडी प्लान किंग महोदय ने और गिलबर्ट ने ग्रेड का। तो ए का दूसरा और बी का फर्स्ट, ए का दूसरा बी का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसका दोस्तों सी, क्या सी, इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी है, ठीक है। ये ऊपर से मिलान करिए तभी आप इसको जान पाएंगे, ठीक है। ऊपर 1 2 3 4 दिया है, इधर ये ऊपर दिया है स्थलाकृत ऊपर, उसके नीचे क्या दिया है दोस्तों, उसके नीचे ही ऑप्शन दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको सी से मिलान कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है भू आकृत चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो भू आकृत चक्र की संकल्पना सर्वप्रथम W.M. डेविस महोदय ने दिया था दोस्तों। हुस्टले ने दोस्तों कृषि क्षेत्र को बांटा था 13 भागों में। पेंक ने भी दोस्तों भू आकृत अर्थात नदी चक्र से संबंधित सिद्धांत दिया था। कुर्क महोदय भी इसी से संबंधित है, चक्र ही अगला क्वेश्चन, डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनी प्लेन अर्थात स्थली प्राय को उखाड़ दिया। तो किस शब्द के साथ दोस्तों, तो वो कौन सा शब्द था जो क्रिकमे ने प्रयोग किया था। तो क्रिकमे ने दोस्तों कौन सा शब्द प्रयोग किया था, क्रिकमे ने पेन प्लान, क्या पेन प्लान शब्द का प्रयोग किया था। और किंग ने पेडी प्लान शब्द का प्रयोग किया था। और एच प्लेन दोस्तों अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। और संरचनात्मक समतल भूमि डेविस महोदय ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृत में पुनर्युवन का स्थलाकृत प्रमाण नहीं है। 4 ऑप्शन है, कटे पटे विसर्प, संरचनात्मक बेंच, युग्मित घाटी वेदिकाएं और बहुचक्रीय घाटी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्या जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है संरचनात्मक बेंच। ये जो है दोस्तों ये भू आकृत अपर्दन चक्र का ये प्रमाण या साक्ष्य नहीं देता। बाकी कटे फटे विसर्प ये भू अपर्दन स्थलाकृत है। युग्मित घाटी वेदिकाएं ये भू अपर्दन स्थलाकृत का उदाहरण है। और बहुचक्रीय घाटी जो है, घाटियों के अंदर घाटी दोस्तों, ये सब अर्थात भू आकृत के अपर्दन स्थलाकृत का ये प्रमाण है। अगला दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नतम अपर्दन तल। ये भी क्वेश्चन अभी पीछे हम देख चुके हैं कि अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, निम्नतम का पावेल महोदय ने। क्या निम्नतम अपर्दन तल का अवधारणा किसने दिया था, तो पावेल महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं। तो डेविस ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं दोस्तों, ठीक है। 3 अवस्थाओं को, क्या प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इस प्रकार से 3 फेजों में बताया है, ठीक है। तो डेविस का जो अपर्दन चक्र है वो 3 अवस्थाओं में है। अभी हम देखेंगे दोस्तों इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पर्यवेक्षण में कह रहा है, किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उनकी अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया। मिसौरी, ग्रीनोको, मोन्टाना, रेड रिवर, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से डेविस महोदय ने अपना अपर्दन चक्र दिया था। ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी है, मोन्टाना में दोस्तों, मोन्टाना में ये अपना अनुसंधान या रिसर्च कर रहे थे। कौन, डेविस महोदय, ठीक है। मोन्टाना में ही, तो मोन्टाना में ही ये रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने ये पाया, क्या पाया दोस्तों, वही त्रिकुट, जो त्रिकुट क्या दोस्तों,
जैसे बात करते हैं संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल है। स्थल रूप जो है संरचना, वो संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल है। ऐसा कहाँ पाया था? तो मोन्टाना में दोस्तों, मोन्टाना में। कौन? डेविस महोदय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंक के अपर्दन चक्र इट्यू कलुंग, क्या इट्यू कुलुंग दोस्तों, इट्यू कलुंग शब्द का क्या अर्थ है? तो विकास, वृद्धि, स्थलाकृत और अवस्था। तो क्या इसका अर्थ है दोस्तों? विकास। जो इट्यू कलुंग जो शब्द प्रयोग किए हैं दोस्तों पेंक महोदय ने, इसके पहले डेविस महोदय थे। क्या? डेविस महोदय ने फेज 3 फेज बताए हैं दोस्तों, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। तो उन्होंने फेज के रूप में बांटा था। क्या? फेज के रूप में बांटा था। तो इन्होंने फेज को नकार दिया, एक सीरीज से ही नकार दिया। कौन? पेंक महोदय। ये पेंक कहाँ के थे दोस्तों? ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेविस क्या कह रहा है इसमें दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि, एक मिनट दोस्तों, डेविस के भौगोलिक चक्र मॉडल में ऊपरी वक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी वक्र क्या निरूपित करता है दोस्तों? जो भौगोलिक चक्र मॉडल इन्होंने दिया है, भौगोलिक चक्र का जो ग्राफ खींचा है दोस्तों डेविस ने, तो उसमें जो ऊपरी वक्र है वो क्या निरूपित करता है? 4 जो ऑप्शन है दोस्तों देख लीजिए। एक है पहाड़ी का, एक पहला है ऑप्शन दोस्तों पहाड़ी का शिखर, बी है जल विभाजक का शिखर और सी है नदी की घाटी। तो बात कर लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये पहाड़ी के शिखर और जल विभाजक को, ऊपरी वक्र के निरूपित करता है पहाड़ी के शिखर को और जल विभाजक के शिखर को। तो एक और दोनों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो डेविस का, ये है दोस्तों, एक मिनट, ये नहीं, ये जो ग्राफ है दोस्तों ये डेविस महोदय ने दिया था। क्या? डेविस महोदय ने। तो आप ये देख रहे होंगे यूसी, क्या? यूसी एक आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे यूसी, ठीक है। यही क्या है? ये अपर कर्व, इसी को या ऊपरी कर्व, यूसी का अर्थात यू से अपर और सी से कर्व होता है। तो अपर अर्थात ऊपरी कर्व किसको इंगित कर रहा है? देखिए दोस्तों ये किसको मिला रहा है? ये किसको मिला रहा है? ये देख लीजिए। तो ये पहाड़ियों के शिखर या जल विभाजक के शिखर को मिला रहा है, इसी को ऊपरी वक्र मिलाता है। और लोअर वक्र जो है दोस्तों, ये लोअर वक्र तो डेविस महोदय ने 3 लेवल माना है। कौन कौन? तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवाणावस्था। क्या? 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों, ठीक है। किसके? तो डेविस महोदय के। तो ये याद रखिए, तरुणावस्था स्टार्टिंग का है जब पर्वत या जल विभाजक जो शिखर सबसे ऊंचा होता है, प्रौढ़ावस्था जब थोड़ा और घट जाता है, और जीवाणावस्था अर्थात मृत अवस्था को दोस्तों जीवाणावस्था। और मोनाड नाक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये संप्राय मैदान जब हो जाता है, देखिए पहले कितना ऊंचा ऊंचा ये पर्वत था दोस्तों। क्या? कितना ऊंचा ऊंचा ये पर्वत था, आगे यहाँ पे आकर कितना छोटा पर्वत हो जाता है। इसी के लिए डेविस महोदय ने मोनाड नाक शब्द का प्रयोग किया। मोनाड नाक, तो क्यों ये मोनाड नाक जो शब्द है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पहाड़ है। क्या? मोनाड नाक जो है एक पर्वत है, उसी के नाम पे मोनाड नाक रखा गया है। तो ये किसको? ऊपरी शिखर को। और जो लोअर कर्व है दोस्तों, लोअर कर्व है जो दोस्तों वो किसको इंगित करता है? वो स्थल खंड का उत्थान समाप्त से को इंगित करता है, ठीक है। कौन? लोअर। अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो का से खा के ऊपर बात चलेंगे तो ये सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई है दोस्तों। और का से और गा के तरफ चलेंगे अर्थात इधर, तो ये क्या है? ये समय को इंगित करता है। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं जो पेंक महोदय ने, किसने? पेंक महोदय ने जो दिया था सिद्धांत, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो पेंक महोदय ने जो सिद्धांत दिया था, इसमें देखिए इंडरम्फ जो दोस्तों, इंडरम्फ जो है ये अंतिम अवस्था में प्राप्त होता है। इंसेलबर्ग, क्या? इंसेलबर्ग को ही इंडरम्फ कहते हैं। पहले क्या जल विभाजक ऊंचा ऊंचा था दोस्तों, क्या ऊंचा ऊंचा था। इसमें बहुत सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। जैसे हाल्डेन हैंग या वास ढाल या हैंगन, हाल्डेन हैंग दोस्तों ये इसको निरूपित करता है। किसे? इसे निरूपित करता है, ठीक है, इस ढाल को, वास ढाल। और गुरुत्व ढाल वास चुंजन जो है दोस्तों, ये गुरुत्व ढाल को दिखाता है, ठीक है। ये किसका है? तो ये
प्राइमरम्प, ये जो शब्द है प्राइमरम्प जो शब्द है दोस्तों, ये कहाँ पे उपयोग होता है? तो पहाड़ी के जो पहाड़ होता है उसका जो पांव होता है या धरातल होता है दोस्तों, उसी शब्द को किस शब्द से प्रयोग किया है पेंक महोदय ने? तो प्राइम रंप कहा है। और इंडरम्प दोस्तों अंतिम अवस्था, अपर्दन के अंतिम अवस्था को इंडरम्प कहा है। किसने? तो दोस्तों पेंक महोदय ने किया है, बताया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। और ये किसको, ऊपरी कर्व किसको निरूपित करता है? पहाड़ी के शिखर को और जल विभाजन के शिखर को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, कह रहा है कि नदी के बड़े बड़े शिलाखंडों, जिसे इंग्लिश में बोल्डर कहते हैं, के माध्यम से जल गर्तन पोर्ट हॉल ड्रिलिंग की प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटियों को लंबवत अपर्दन द्वारा गहरा करती है को कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब नदियाँ गहराई में इनका अपर्दन होता है, तो जैसे जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं वो जो नीचे का आधार तल होता है उससे जब टकराते हैं तो वो टूटने लगता है। ठीक है दोस्तों, वो टूटने लगता है और जिससे वो घाटी गहरी होने लगती है। तो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में दोस्तों 4 ऑप्शन है इसमें, तो क्या कहते हैं? घाटी गर्तन, सरिता गर्त, समुद्री गर्त या नदी गर्त। तो उसे क्या कहते हैं? क्योंकि नदी से बारे में बात कर रहा है तो ये नदी जो है घाटी में ही बहती है, तो इसे घाटी गर्त कहा जाता है। क्या? घाटी गर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंक महोदय ने क्या? पेंक ने तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? क्योंकि ये जर्मन थे दोस्तों, पेंक महोदय क्या एक जर्मन थे, जबकि डेविस महोदय क्या थे? एक अमेरिकन थे। तो जिसके कारण ये आपस में इनका काफ़ी आपस में जलन या ईर्ष्या रखते थे ये दोस्तों। अमेरिका वाले जर्मनी से उस समय जलन रखते थे और जर्मनी वाले अमेरिका के विद्वानों से जलन रखते थे। जब डेविस महोदय ने भौगोलिक अपर्दन चक्र दिया तो उसके बाद दोस्तों 1920 के आसपास में पेंक महोदय ने भी अपना अपर्दन चक्र से संबंधित सिद्धांत दिया। तो उन्होंने तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था के स्थान पर 3 शब्द प्रयोग किए। ठीक है, तो उन कौन शब्द थे दोस्तों? तो देख लेते हैं। आफस्ती जिंडे इंटू कलुंग, आफस्ती जिंडे इंटू कलुंग, इसका हिंदी होता है बढ़ती दर से विकास। और दूसरा है गलीक फार्मिंग इंटू कलुंग, समान दर से विकास। तीसरा है अबस्ती जिंडे इंटू कलुंग, घटती दर से विकास दोस्तों। और अगला उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो इन्होंने जैसे डेविस महोदय ने तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था का प्रयोग किया, उसी तरीके से पेंक महोदय ने क्या? पेंक महोदय ने ढाल से संबंधित अपर्दन चक्र को ढाल से संबंधित अपर्दन चक्र दिया। ठीक है, तो उसके लिए ये 3 शब्द प्रयोग किए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों, इसे छाप लीजिए। आप स्थित जिडे इंटू कलुंग और गलीक फार्मिंग और अबस्ती जिडे और गलीक फार्मिंग और अफस्ती जिंडे, ये शब्द दोस्तों इन सभी का अगर हिंदी में बात करें, जैसे अफस्ती जिंडे बढ़ती दर के लिए उपयोग किया गया है और कलीख फार्मिंग जो है वो समान दर अर्थात समान ढाल के लिए प्रयोग किया गया है और अवस्थी जिडे जो है ये घटती दर के लिए प्रयोग किया गया है। मान लीजिए जैसे दोस्तों अभी हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा, मान लीजिए बढ़ती दर से विकास, मान लीजिए ऐसे एक कर्व है। ठीक है, एक कर्व ऐसे है, एक कर्व ऐसे है। तो ये देखिए इसका जो अपर्दन हो रहा है, मान लीजिए ऊपर सबसे ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे क्या घटते हुए चला आ रहा है। तो बढ़ती दर से इसका अपर्दन हो रहा है। ठीक है, और समान दर से अपर्दन, अगर समान दर से अपर्दन होगा तो ये इस प्रकार से थोड़ा सीधा रेखा दिखने को मिलेगा। और घटते हुए दर से दोस्तों आपको इस प्रकार से ढाल देखने को मिलेगा। तो ये पेंक महोदय का सिद्धांत है। और कह रहा है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है नमोन्मेष, क्योंकि सविंदर सिंह के बुक में ये चैप्टर ही नाम है अपर्दन या नमोन्मेष दोस्तों। तो ये नमोन्मेष जो शब्द अपर्दन चक्र में नमोन्मेष का शीर्षक को क्या कहते हैं? निक पॉइंट, अपर पॉइंट, निक पॉइंट, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो जो नमोन्मेष का शीर्ष होता है दोस्तों अपर्दन चक्र में, उसे निक पॉइंट कहते हैं। क्या? निक पॉइंट के नाम से जानते हैं।
इसी के साथ दोस्तों यह लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।